वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर की। आज है 8 दिसंबर और आज के दिन जो भी करंट के क्वेश्चन आपके लिए बने हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, देखो मैं बार बार बोलता हूं, मैं क्वेश्चन वो कराता हूं जो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं बेटा, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो भी कैसा भी क्वेश्चन बन गया वो उठा के आपके लिए मैं पेश कर देता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। काफी अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको देता हूं और बहुत ही एडवांस हमारी क्लास होती है। बाकी और भी क्लासेज अच्छी होती हैं, लेकिन आप देखोगे कि बाकी जो क्लासेज हैं वो 2-2, 3-3 दिन पीछे हमारे चैनल से पीछे चलती होती है ना। मेरे जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा वो सबसे एडवांस में होते हैं और वो रिलेट करते हैं ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से और पॉलिटी से। तो काफी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनके विद स्टैटिक पॉइंट के साथ, ठीक है बेटा। क्लासेस को सबको नोट करते हुए आपको चलना होता है, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कौन से देश में दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया गया है? इन विच कंट्री द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंटल न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर JT60SA बीन अनवेल्ड रिसेंटली? तो बेटा आंसर इज कौन सी कंट्री में? बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर ये लॉन्च कर दिया गया है बेटा? तो बताएंगे आप, क्या इंडिया में है, क्या अमेरिका में, जापान में, चाइना में? तो बेटा आंसर क्या होगा? आंसर इज, चलो मैं आपको बता रहा हूं, सोच लिया होगा आप लोगों ने, मैं आपको बता रहा हूं, आंसर है जापान। जापान के अंदर बेटा ये हुआ है ना। दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT, इसका अनावरण कर दिया गया है ना। ये बेटा देखो, ये दुनिया के अंदर जहां भी पावर की जरूरत होगी, ऊर्जा की जरूरत होगी, उसकी जरूरतों को ये पूरा कर सकेगा, है ना। और इसका जो निर्माण है वो किसने किया बेटा? इसका निर्माण एक तो जापान ने किया, जापान एंड यूरोपियन यूनियन, ठीक है। जापान और यूरोपियन यूनियन ने इसका निर्माण किया है। ये कितनी पावर इसके अंदर हो सकती है बेटा? देखिए, इसके लिए एक टैंक इसमें लगाया गया है जिसको बोलते हैं टोकामेक मशीन। एक मशीन है, सॉरी, टोकामेक मशीन। देखो टोकामेक, ये मशीन है बेटा, टोकामेक मशीन। ये टोकामेक मशीन है, ये कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को सहन कर सकती है? 2000 डिग्री, 2000 मिलियन है बेटा ये, 2000 मिलियन आप कर सकते हैं उसको, 2000 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को ये सहन कर सकती है। तो इतना तापमान इसके इस अंतर्गत जो है वो समा सकता है, इतना ये सहन कर सकती है। तो ये कितनी ऊर्जा इससे प्रवाहित हो सकती है बेटा? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दुनिया का सबसे बड़ा ये परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA, जो कि अब इसका अनावरण कर दिया गया है रिसेंटली, कहां पर? जापान के अंदर। ओके, तो बेटा भविष्य में जब इंसानों को अगर आवश्यकता होगी ऊर्जा की, पावर की, तो इससे हम ले सकते हैं। बात समझ में आ गई? जापान के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। जापान की राजधानी कौन सी है? टोक्यो। जापान की राजधानी कौन सी बेटा? टोक्यो। कैपिटल देखो टोक्यो हो गई। करेंसी कौन सी होगी? येन। PM कौन है? फूमियो किशिदो इसके जो है प्रधानमंत्री है। और जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं, सनराइज कंट्री बोलते हैं जापान को। जापान को क्या बोलते हैं बेटा? सनराइज कंट्री, उगते हुए सूर्य का देश। क्या आपको मालूम है जापान का मैनचेस्टर सिटी किसको बोलते हैं? जापान का मैनचेस्टर सिटी बोलते हैं बेटा ओसाका को। ओसाका जापान का मैनचेस्टर सिटी बोलते हैं ओसाका को, ठीक है ना। भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं अहमदाबाद को, वहीं उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं कानपुर को, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर सिटी बोलते हैं कोयम्बटूर तमिलनाडु को, पूरे भारत का अहमदाबाद और पूरे जापान का मैनचेस्टर सिटी बोलते हैं ओसाका को, ठीक है ना। जापान ही वो देश है बेटा जहां पर दुनिया में सबसे पहले परमाणु हमले जापान ने झेले थे। वो कब की बात थी बेटा? वो था 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, है ना। 6 अगस्त 1945 में और 9 अगस्त 1945 में परमाणु अटैक जापान ने झेला। पहला हिरोशिमा पर, और दूसरा बेटा नागासाकी
शाकी पर, नागासाकी, है ना। पहला परमाणु अटैक बेटा हिरोशिमा, दूसरा नागासाकी पर। और आज तक वहां पर जो पैदाइश हो रही, चाहे उसमें प्रोडक्शन लगा लो आप, वहां एग्रीकल्चर में लगा लो या किसी जीव जंतु का लगा लो, वो भी आज तक भी वहां पर जो नस्लें हैं वो अपंग ही नस्लें जो हैं वो पैदा हो रही है बेटा। तो बहुत बड़ा नुकसान होता है इस परमाणु हमले का। तो ऐसी ऐसी चीजें दुनिया और भी डेवलप करती हुई जा रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन बने? हु हैज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मिजोरम? तो बेटा आंसर सोचा आपने, देख लीजिए आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप थोड़ा सा अपने माइंड में तो ये सोच सकते हैं ना कि ये हो सकता है, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा, तो क्या फिर देखते हैं कि क्या आपका आंसर सही निकलता है या नहीं। ओके, देखिए अनिरुद्ध जोशी, लाल डूमाहो और लाल साजामा जोरामथांग। तो बेटा ये जोरामथांग जो है ना ये पहले थे, इसकी जगह पर अब बने हैं लाल डूहोमा। लाल डूहोमा बेटा ये बन गए हैं, है ना। ये लाल डूहोमा कौन सी पार्टी के बेटा? ये कौन सी पार्टी की? जेड-पी-एम ये पार्टी थी बेटा। ये पार्टी थी, पूरा नाम क्या है बेटा? जोराम पीपल्स मूवमेंट। जेड से क्या बना? जोराम पीपल्स मूवमेंट, ये पार्टी थी। 40 सीट में से, मिजोरम की टोटल सीट थी बेटा 40, तो 40 सीट में से 27 सीट या सीटें जीती हैं इस पार्टी ने, और इस तरह से ये मिजोरम के सीएम चुने गए हैं, लाल डूहोमा। मिजोरम की राजधानी क्या होती है बेटा? मिजोरम की राजधानी होती है आइजोल। मिजोरम की राजधानी होती है आइजोल। मिजोरम कब बना था बेटा? 20 फरवरी 1987 में मिजोरम का गठन हो गया था। इसके राज्यपाल कौन है बेटा मिजोरम के? कंभलपति हरिबाबू। कंभलपति हरिबाबू ये राज्यपाल है मिजोरम के। और इसके लाल डूहोमा इसके चीफ मिनिस्टर अभी बन गए हैं, आपको मालूम है। आइजोल राष्ट्र जो होगी राजधानी। और मिजोरम के अंदर एक नेशनल पार्क है बेटा डाम्फा। डाम्फा नेशनल पार्क है बेटा मिजोरम के अंदर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिजोरम का एक ही बहुत बड़ा लाजवाब क्वेश्चन आता है बेटा, भारत के अंदर हाईएस्ट फॉरेस्ट डेंसिटी स्टेट, सबसे ज्यादा वन घनत्व वाला राज्य, है ना। सबसे ज्यादा वन घनत्व वाला या वन हाईएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज भी आप इसको कह सकते हो। हाईएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज डेंसिटी वाला स्टेट कौन सा बेटा? वो बना है मिजोरम, है ना। हाईएस्ट फॉरेस्ट परसेंटेज, फॉरेस्ट परसेंट हाईएस्ट, सबसे ज्यादा 1% वाला राज्य कौन सा बना है? कौन सा है? सबसे ज्यादा 1% वाला राज्य कौन सा बना है बेटा? बना है, मतलब ये है, ठीक है ना, अभी मिजोरम। ठीक है, मिजोरम अगर हम देखो, मैं बना क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इससे भी ज्यादा फॉरेस्ट परसेंट है बेटा, लेकिन वो स्टेट में नहीं है, वो लक्षद्वीप में है। किसमें बेटा? लक्षद्वीप, जो कि एक यूटी है, लक्षद्वीप। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे ज्यादा 1% वाला क्षेत्र कौन सा, राज्य नहीं लगा हो, क्षेत्र पूछा हो, एरिया पूछा हो, तो लक्षद्वीप होगा। अगर ऐसे भी आ जाए कि भारत में सबसे ज्यादा 1% वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो भी लक्षद्वीप। सबसे ज्यादा 1% वाला क्षेत्र, वो भी लक्षद्वीप। लेकिन राज्य होगा तो मिजोरम आप लगाओगे बेटा। लेकिन सबसे ज्यादा टोटल वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, सबसे कम वन क्षेत्र है हरियाणा में, है ना। तो ये मिजोरम का पॉइंट था बेटा, इसलिए मैंने यहां पर आपको बताया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, अमूर्त मतलब कि उसका कोई मतलब क्या बोलते हैं, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, उसकी कोई शेप नहीं होती, उसको अमूर्त बोलते हैं बेटा, इंटेंजिबल बोलते हैं। ठीक है ना। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में किस भारतीय लोक नृत्य को शामिल किया गया है? हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एन इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज बाय यूनेस्को? तो बेटा यूनेस्को ने कौन से नृत्य को शामिल कर लिया गया है बेटा अपनी हेरिटेज सिटी साइट में? तो बेटा गरबा, गिद्दा, भांगड़ा, यक्षगान। तो ये कौन सा है, आप इसको पहचान सकते हैं? ये कौन सा बेटा? ये है गरबा। गरबा लोक नृत्य है बेटा, और ये कहाँ का माना जाता है? ये गुजरात का माना जाता है। कहाँ का? ये गुजरात का। गरबा कहाँ का? गुजरात का माना जाता है बेटा। तो गरबा को ये शामिल किया गया है यूनेस्को की लिस्ट में। ठीक है,
यूनेस्को के बारे में थोड़ा जान लेते हैं बेटा। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म होती है बेटा, मैंने यहां भी लिखी, यहां भी आप देख सकते हो। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये फुल फॉर्म होती है बेटा यूनेस्को की। यूनेस्को का जो हेड क्वार्टर है बेटा, हेड ऑफिस है, वो पेरिस के अंदर होता है। बहुत अच्छे मैं ऑर्गेनाइजेशन आपको बता रहा हूं, उनको सबको नोट कर लेना है। यूनेस्को की फुल फॉर्म फिर से सुन लीजिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था बेटा, कब बना था ये? 16 नवंबर 1945 को बना था। हेड ऑफिस की तरफ पेरिस, फ्रांस के अंदर बेटा। पेरिस किस नदी के किनारे है? पेरिस है बेटा सीन नदी के किनारे। देखो जो भी जैसा भी क्वेश्चन बने उसका मैं पॉइंट आपको बता देता हूं। पेरिस इज द फैशन सिटी इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की फैशन सिटी किसको बोलते हैं? पेरिस को बोलते हैं। किस नदी किनारे बेटा? सीन नदी के किनारे पर है। कैपिटल ऑफ फ्रांस है ना, हेड ऑफिस ऑफ यूनेस्को। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा सा और बैक कर लें। यूनेस्को ने गरबा नृत्य को सिलेक्ट किया बेटा, ध्यान रखना। अब थोड़ा सा इसके बारे में और भी पॉइंट आपको यहां पर बताना चाहूंगा। भारत के बेटा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के कितनी शामिल है बेटा? कितनी चीजें शामिल हैं? लगभग 42 साइट आप कह सकते हो। 42 जो थिंग्स हैं वो शामिल हैं भारत की, जिसमें से 34 कल्चर की यानी संस्कृति की हैं, सांस्कृतिक, और इसमें 7 जो है अपनी जो नेचुरल साइट्स हैं अपनी, ठीक है ना। 7 इसमें प्राकृतिक हैं और 1 इसमें मिश्रित है, मिक्स है। फिर से सुन लीजिए, 34 सांस्कृतिक विरासत स्थल हैं भारत के, और 7 है इसमें नेचुरल यानी प्राकृतिक, और 1 है इसमें मिक्स यानी मिक्सचर, ठीक है ना, मिश्रित। अब इनमें से 15 ऐसे हैं जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, मतलब जैसे कि डांस वगैरह हो गए, है ना, जिसको कोई मूर्त रूप नहीं दे सकते। तो इसमें 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं किसके अंदर? यूनेस्को के अंदर भारत की। टोटल 42 टोटल कितने हैं? 42 विश्व धरोहर स्थल हैं भारत की, है ना, किसके अंदर? यूनेस्को के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। वह पहली भारतीय महिला कौन है जिसने मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभाली है? वैसे तो बेटा ये जो मार्स रोवर मिशन है ना, ये नासा के द्वारा 2020 में लॉन्च किया गया था, जो कि 2021 में उधर लैंड कर गया था। 2021 में बेटा ये लैंड कर गया था किधर? मार्स पर, है ना। तो बेटा उसको अब संभालने की जो उसको ये क्या बोलते हैं, उसको हैंडओवर किया गया है किसके? डॉक्टर अक्षता कृष्णामूर्ति को अब इसकी कमाल संभालनी है ना। ये जो रोवर है बेटा, इस रोवर का नाम क्या है मैं आपको बताऊं, इसका नाम है परसीवेरेंस। ये जो मार्स मिशन का रोवर है, मार्स मिशन का रोवर जिसकी कमान संभालने वाली है अक्षता कृष्णामूर्ति, तो इस रोवर का नाम क्या है बेटा? परसीवेरेंस, ठीक है, परसीवेरेंस इसका नाम होगा। ओके, इसको संभालने वाली इसकी कमांड किसके हाथ में दी गई है? अभी डॉक्टर अक्षता कृष्णामूर्ति को। बात कर लेते हैं नासा की। नासा के बारे में कई बार बता चुका हूं बेटा। फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये फुल फॉर्म होती है। 1958 में ये बना था। हेड ऑफिस वाशिंगटन के अंदर है। बिल नेल्सन इसके चीफ है। देखो यहां पर भी देख सकते हो लिख रखा है यहाँ नासा। एस्टैब्लिश्ड कब हुआ था? 29 जुलाई 1958 में वाशिंगटन डीसी में इसका हेड ऑफिस है। बिल नेल्सन इसके हेड हैं। बिल नेल्सन नासा के जो हैं वो हेड हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पर्नव माय फादर नामक पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? हु रिसेंटली लॉन्च द बुक प्रणब माय फादर? तो जो प्रणब मुखर्जी थे बेटा, देश के 13वें राष्ट्रपति थे बेटा। देश के 13वें राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल था 2012 से 2017, ये इनका टाइमिंग था प्रणब मुखर्जी का। प्रणब मुखर्जी के बारे में उनकी बेटी ने पुस्तक लिखी, प्रणब माय फादर। तो आंसर इज शर्मिष्ठा, अक्षता, राहुल, प्रिया। तो बेटा आंसर इज शर्मिष्ठा मुखर्जी आंसर ये है बेटा।
इस पुस्तक में शर्मिष्ठा मुखर्जी बोलती हैं कि मेरे फादर ने जो मुझे बातें बताई वो मैंने एक एक शब्द सह, यानी एक एक शब्द मैंने वही लिखा है इस पुस्तक के अंदर। और जब से ये पुस्तक लॉन्च की गई है तब से कांग्रेस पार्टी में हलचल है काफी बड़ी, क्योंकि कांग्रेस को एक तरह से कांग्रेस का नकाब निकाल दिया है, जो कि झूठा नकाब कांग्रेस पार्टी ने पहना था वो इस पुस्तक में बता दिया गया है। हालांकि प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के ही बड़े नेता थे, लेकिन लास्ट में जो उन्होंने बताया वो कांग्रेस के होश उड़ा देता है ना। उन्होंने बताया गया है कि कांग्रेस के अंदर क्या क्या चलता है और कांग्रेस के अंदर क्यों दूसरा कोई पीएम क्यों नहीं बन सकता, और बनेगा तो किसकी छी चलेगी, क्योंकि पीएम बनने के दावेदार थे वो, जो कि बनाए नहीं गए। उस समय सारी जो कमांड होती राहुल गांधी के उसमें होती। राहुल गांधी के बारे में उन्होंने बताया कि अभी वो सीख रहे हैं, लेकिन अभी बिल्कुल भी इस लायक नहीं है कि वो कमांड संभालें, है ना, लेकिन चलती उन्हीं की है या फिर उनकी माँ की चलती है। ऐसे कुछ बयान उनके आए हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये पुस्तक बोल रही है। तो ये ऐसे कुछ बयान है इस पुस्तक के बारे में। तो इसमें काफी हलचल है इस पुस्तक के बारे में बेटा, कांग्रेस के खेमे में, है ना, कांग्रेस पार्टी में। चलो देखो, यह पुस्तक प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने लिखी है ना। प्रणब मुखर्जी भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। ये टाइमिंग में आपको बता ही चुका हूं। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, लेकिन लास्ट समय जब आया तो कांग्रेस इससे किनारा करने लगी थी और लास्ट में उनको भारत का राष्ट्रपति ही बना दिया, है ना, जिसमें से उनको चूज करने वाले जो थे वो बीजेपी के नेता थे, जो कि राष्ट्रपति के पद पर उनको बैठाने वाले थे, वो भी थे, और कांग्रेस के नेता भी थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि बहुत दोनों सभी पार्टियां उनको एक अच्छा व्यक्तित्व मानती हैं, अच्छा आदमी मानती हैं, कि कम से कम ऐसा तो हो, पीएम ना बन सके तो राष्ट्रपति का पद तो संभालें, है ना। तो इसके लिए सब एग्री थे, तो राष्ट्रपति वो बनाए गए थे। लेकिन उनके माइंड में कुछ ना कुछ बातें थी जो इस पुस्तक में उनकी जो बेटी है, जो कि शर्मिष्ठा मुखर्जी है, उन्होंने इस पुस्तक में लिख दी हैं वो चीजें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निशान ए पाकिस्तान किस भारतीय को पाकिस्तान द्वारा प्रदान किया? बेटा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है ये, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है निशान ए पाकिस्तान। तो किस भारतीय को दिया गया है बेटा ये? नरेंद्र मोदी, सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन, द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह। तो बेटा आंसर इज सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को दिया गया है बेटा। हेल्थ और एजुकेशन और अपना जो एनवायरमेंटल के लिए है दिया गया है, उनको दिया गया है बेटा हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए और एनवायरमेंटल में एनवायरमेंटल स्टडी के लिए उनको इसके संरक्षण के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है पाकिस्तान के द्वारा, है ना। हेल्थ, एजुकेशन और एनवायरमेंट के लिए उनको ये निशान पाकिस्तान दिया गया। ये बेटा चौथे भारतीय हैं जिनको पाकिस्तान ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। कौन से नंबर के? चौथे नंबर के। किन किन को दिया मैं आपको वो बताऊं, एक बार ध्यान से नोट कर लेना बेटा कौन कौन है। सुनिए, 1990 में 1990 में मोरारजी देसाई को दिया था, मोरारजी देसाई को दिया गया था बेटा ये, ठीक है, 1990 में। उसके बाद ये दिलीप कुमार को 1999 में, देखो 1990 में मोरारजी देसाई, 1998 में एक्टर दिलीप कुमार को ये दिया गया था बेटा। एक्टर दिलीप कुमार का जो पूरा नाम है वो यूसुफ खान है बेटा, एक मोमडन व्यक्ति है ना, एक्टर दिलीप कुमार। उन्होंने दिलीप कुमार नाम इसलिए रखा था क्योंकि उस समय वो एक्टिंग की फील्ड में अपना जो है एक सिक्का जमा रहे थे और काफी हिंदू जो है उसको पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने अपना जो है नाम दिलीप कुमार रख लिया था, है ना। हालांकि उनका पूरा नाम जो जब वो फेमस हो गए तो उनका नाम भी सामने आया, लेकिन लोगों ने फिर भी उनको उतना ही प्यार दिया, ठीक है। तो उनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं हमारे धर्मेंद्र सनी देओल, ये जो देओल फैमिली है उनकी पूरी बहुत ज्यादा प्रशंसक है बेटा। दिलीप कुमार को निशान पाकिस्तान का सम्मान दूसरी बार दिया गया। तीसरी बार यह सम्मान किसको दिया गया था बेटा? तीसरी बार यह सम्मान 2020 में कश्मीर के अलगाववादी नेता को दिया गया था। 2020 में कश्मीर का एक नेता है अलगाववादी, जो कि अलग से हटके बोलता है, जिसका नाम है सैयद अली शाह गिलानी। सैयद अली शाह गिलानी मैं लिख देता हूं बेटा, सैयद अली शाह गिलानी।
सैयद अली शाह गिलानी को ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो और अभी चौथी बार दिया गया है सैयदा मुफद्दल सैफुद्दीन, जिन्होंने किस में काम किया, हेल्थ में, एजुकेशन में, पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने काफी काम किया। इसलिए इनकी काम की, इनके कार्य की सराहना करने के लिए पाकिस्तान ने निशान पाकिस्तान एक सम्मान दिया है चौथी बार। पाकिस्तान के बारे में बात करें बेटा, पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी पाकिस्तानी रुपया, पीएम है अनवर उल हक काकर, ये पीएम है। ठीक है, पाकिस्तान की लाइफ लाइन बोलते हैं बेटा, पाकिस्तान की लाइफ लाइन बोलते हैं किसको, लाइफ लाइन बोलते हैं इंडस रिवर को। इंडस रिवर यानी सिंधु नदी पाकिस्तान की जीवन रेखा कहलाती है सिंधु नदी। ठीक है, क्योंकि लगभग बीचों बीच से जाती है और उसकी जो सहायक नदियां हैं और सिंधु नदी, ये सारा पानी मिलकर ही पाकिस्तान की प्यास बुझाता है। सिंधु नदी जल समझौता मैं कई बार आपको बता चुका हूं बेटा, फिर से बता दूं, सिंधु नदी जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था इन 1960, है ना। किस किस के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, है ना। सिंधु नदी जल समझौता किसके द्वारा कराया गया था बेटा, ये समझौता बाई वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ने ये समझौता कराया। क्या समझौता कराया था, सुनिए सुनिए। 6 नदियों का पानी डिवाइड किया गया था बेटा। सबसे ऊपर हम बात करते हैं इंडस रिवर की, इंडस रिवर यानी सिंधु नदी। फिर हम बात करते हैं बेटा झेलम रिवर की, झेलम नदी। फिर बात करते हैं राबी नदी की। ठीक है, चिनाब की कर सकते हैं, झेलम के बाद हम चिनाब की बात करेंगे बेटा, सीक्वेंस लिख दें इनका। झेलम के बाद आप कर दें इधर चिनाब, चिनाब, फिर कर दें राबी, राबी, और फिर कर दे बेटा ब्यास, ब्यास रिवर, और सबसे नीचे कर दें सतलुज। देखो ऊपर 3 नदियों का पानी, सिंधु, झेलम, चिनाब का 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, 20% पानी इंडिया यूज करेगा, है ना। फिर नीचे वाली 3 नदियों का, नीचे वाली 3 नदियों का 80% यूज करेगा इंडिया, 20% यूज करेगा पाकिस्तान। तो इस तरह से पानी को डिवाइड करना ही ये था सिंधु नदी जल समझौता, जो कि 1960 में किया गया था, है ना। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और ये समझौता कराने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी विश्व बैंक। विश्व बैंक का हेड ऑफिस बेटा कहां पर होता है, यूएसए के अंदर होता है, अमेरिका के अंदर विश्व बैंक का हेड ऑफिस है। ठीक है, तो ये चीजें थी बेटा। पाकिस्तान की जो एक वैली है जिसको पाकिस्तान का स्वर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्वात वैली, स्वात घाटी, हेवन ऑफ पाकिस्तान। ये बच्चे ध्यान रखना, पाकिस्तान के अंदर दुनिया में सबसे ज्यादा नहरें हैं, तो नहरों का देश, कैनाल्स की कंट्री बोली जाती है पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर हॉटेस्ट सिटी है, एशिया के अंदर सबसे हॉटेस्ट एरिया है पाकिस्तान के अंदर बेटा, जैकोबाबाद, मोहनजोदाड़ो जैकोबाबाद में है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। महापरिनिर्वाण दिवस किसकी पुण्यतिथि पर 6 दिसंबर को मनाया जाता है। तो बेटा ये किसकी पुण्यतिथि, जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है यहाँ पर, भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि बेटा 6 दिसंबर को मनाई जाती है। यहाँ पर महापरिनिर्वाण क्यों लिखा गया है, ये वर्ड जो कि ये बौद्धिज्म का वर्ड है बेटा, महापरिनिर्वाण ये बौद्धिज्म का वर्ड है। महापरिनिर्वाण इसका मतलब होता है मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है, डेथ के बाद जो होता है ना, मृत्यु से संबंधित होता है महापरिनिर्वाण। क्योंकि बेटा जब ये मरने लगे, यानी इनकी जब डेथ हुई, तो उससे कुछ समय पहले ही इन्होंने बौद्धिज्म फॉलो किया था, बौद्ध धर्म अपनाया था बेटा भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, ये बच्चे ध्यान रखना। जब इनकी डेथ हुई तो दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट लाइब्रेरी, दुनिया की सबसे बड़ी अपना निजी पुस्तकालय था इनके पास, जिसमें 50,000 से ज्यादा पुस्तकें थी। पूरा जीवन भर पढ़ाई करते रहे, है ना, और उसी पढ़ाई के दम पर दुनिया इनको जानती है, वर्ल्ड इनको सैल्यूट करता है। भारत का संविधान इन्होंने बनाया, है ना, तो बहुत बड़ा नाम है बेटा भीमराव अंबेडकर। कैसे कैसे ऐसा दुर्व्यवहार इनके साथ हुआ, फिर भी कैसे कैसे पढ़ लिख कर कितना आगे निकले हैं ये इंसान, और अपने समाज के लिए कितना कुछ किया इन्होंने। ठीक है, तो कोई इनको भूल नहीं सकता। इनका जन्म कब हुआ था बेटा, यहां पर लिखा गया, देखो भीमराव अंबेडकर, इनका जन्म कब हुआ, 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ। मृत्यु कब हुई बेटा, 6 दिसंबर 1956 में मृत्यु हुई। जब मृत्यु हुई तो बेटा ये बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया था। भीमराव अंबेडकर देश के पहले कानून मंत्री थे।
देश के पहले कानून मंत्री थे। देखो जब संविधान बनाया गया तो ये कौन सी समिति के हेड थे बेटा? ये प्रारूप समिति के हेड थे, ध्यान रखना। प्रारूप समिति जिसको बोलते हैं ड्राफ्ट कमेटी, तो उसी के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया था। तो ड्राफ्ट कमेटी के हेड थे बेटा ये, ठीक है। 1990 में उन्हें सर्वोच्च सम्मान मिला भारत का, क्या मिला? भारत रत्न। भारत रत्न उनको दिया जा चुका है। भारत रत्न कब? 1990 में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे शक्तिशाली 100 महिलाओं की सूची में भारत की 4 महिलाओं की सूची अलग है। 4 महिलाएं भारत की उच्च शीर्ष में, भारत की 4 महिलाएं वो कौन सी हैं जो कि टॉप में हैं? और वर्ल्ड की 100 महिलाओं की सूची में एक भारत की महिला भी है जिनका नाम है निर्मला सीतारमन, है ना। 100 महिलाओं की सूची में भारत की 4 महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? देखो वर्ल्ड में तो 100 महिलाओं की सूची में इनको स्थान मिला है, और भारत की 4 महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान इनको मिला है। तो बेटा वर्ल्ड में तो ये निर्मला सीतारमन वर्ल्ड की जो 100 पावरफुल वुमेन हैं उसमें से इनको 32वां स्थान मिला है। कौन सी पोजीशन बेटा? 32, है ना, ये पोजीशन इनको मिली है ना। और भारत में ये इनको फर्स्ट पोजीशन मिली। चार में से फर्स्ट पोजीशन यही है। भारत की सबसे पावरफुल महिला निर्मला सीतारमन की इनको एक जो है पोजीशन दी गई है, और विश्व की 100 महिलाओं में से 32वां स्थान निर्मला सीतारमन को दिया गया है ना। भारत की 4 पावरफुल महिलाओं के बारे में आपको बताऊं तो सुनिए। निर्मला सीतारमन जो कि फर्स्ट है। दूसरे नंबर पर है रोशनी नादर जो कि HCL कंपनी की है, ठीक है। तीसरे स्थान पर सोमा मंडल जो कि सेल कंपनी के अंदर है, ठीक है। और चौथे स्थान पर है किरण मजूमदार जो कि बायकॉन कंपनी के अंदर है, बायकॉन, है ना। विश्व की सबसे पावरफुल महिला के रूप में किसको चुना गया बेटा? वर्ल्ड में नंबर 1 यानी वर्ल्ड में फर्स्ट स्थान किसका दिया गया बेटा? वो दिया गया है बेटा उर्सुला वान डोर, ये बेटा यूरोपियन यूनियन की चीफ हैं। उर्सुला वान डोर इज द फर्स्ट पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड रिलेटेड टू यूरोपियन यूनियन, चीफ ऑफ द यूरोपियन यूनियन, ठीक है। उर्सुला वान डोर दुनिया की सबसे पावरफुल महिला। इसमें से भारत की सबसे पावरफुल महिला कौन? निर्मला सीतारमन, जिसका वर्ल्ड में स्थान है 32 ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लाकाडोंग हल्दी किस राज्य की है जिसे हाल ही में GI टैग दिया गया है? लाकाडोंग टर्मरिक रिलेटेड टू विच स्टेट गोट GI टैग रिसेंटली? तो बेटा आंसर इज मेघालय। तो बेटा मेघालय की ये हल्दी है लाकाडोंग, जिसको फिलहाल अभी GI टैग मिला। ज्योग्राफिकल इंडेक्स यानी इंडिकेशन जो है वो मिला है मेघालय की हल्दी को, है ना। कुरकुमीन, है ना। कुरकुमीन इसमें एक देखो टर्मरिक है, इसके अंदर कुरकुमीन एक तत्व होता है जिसके कारण इसका येलो कलर होता है। इसके अंदर क्या होता है बेटा? कुरकुमीन। टर्मरिक के अंदर क्या होता है? कुरकुमीन, ओके। चलो बात करते हैं मेघालय की। मेघालय बेटा, मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। राज्यपाल कौन है बेटा? फागू चौहान। जिसके CM कौन है? कोनराड संगमा। मेघालय के अंदर बेटा दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश वाला एरिया है मेघालय। कहां पर होती है? मोसिन राम में होती है बेटा। कितनी बारिश होती है? लगभग 1141 सेंटीमीटर पर ईयर। एक साल में 1141 सेंटीमीटर बारिश होती है बेटा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पर 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी और जैंतिया। गारो खासी जैंतिया। इन 3 पहाड़ियों में आकर बादल फंस जाते हैं और उधर ही सारी बारिश, वो उस एरिया की बारिश वहां पर उनको वो करा देते हैं, फंस जाते हैं बेटा। मोसिन राम पहले जिस जगह पे नाम होता था चेरापूंजी, तो चेरापूंजी से हटकर मोसिन राम में दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है बिकॉज ऑफ 3 माउंटेन, गारो खासी जैंतिया। इन्हीं के नाम से वहां पर ट्राइबल एरिया भी है बेटा, है ना, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, गारो खासी जैंतिया, उन्हीं के नाम से। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। मेघालय के बारे में हमने बात कर ली, आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आज का, विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल
सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक अधिकारी कौन बन गई? हु इज द फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर टू बी डिप्लॉयड इन वर्ल्ड हाईएस्ट वॉर प्लेस सियाचिन? दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन है बेटा, सियाचिन है। तो कौन बनी बेटा? गीतिका कोल। गीतिका कोल यहां पर दुनिया के सबसे ऊंचे क्षेत्र में पहली महिला चिकित्सक अधिकारी जो है वो नियुक्त की गई है, गीतिका कोल। ठीक है, बात समझ में आ गई? कौन से स्थान पर? दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर। यहां से एक नदी निकलती है, मैं थोड़ा सा इसको और रिलेट करता हूं। जो सियाचिन आप जो जगह देख रहे हैं ना बेटा, जो सियाचिन आप जगह देख रहे हो, यहां से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है नुब्रा। क्या नाम है? नुब्रा। नुब्रा मिल जाती है बेटा कौन सी नदी में? श्योक नदी में, शोक नदी में। शोक मिल जाती है बेटा किस नदी में? इंडस नदी में, इंडस यानी सिंधु में। यह क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि नुब्रा किसकी सहायक है? शोक की। शोक किसकी सहायक है? इंडस की। ठीक है ना? कहां पर बेटा? लद्दाख के अंदर। कहां पर? लद्दाख के अंदर। ओके, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरे ध्यान से आपको करने हैं। ठीक है, राज्यपाल कौन है बेटा? बी.डी. मिश्रा। लद्दाख के राज्यपाल कौन है बेटा? लद्दाख के राज्यपाल हैं बी.डी. मिश्रा। बी.डी. मिश्रा लद्दाख के राज्यपाल हैं। बात समझ में आ गई? लद्दाख की बात करें तो बेटा लद्दाख के अंदर भारत की सबसे कम बारिश होती है। देखो, बारिश की बात चल रही थी अभी, मेघालय मैंने आपको बताया, वहां दुनिया में सबसे अधिक बारिश, भारत में सबसे कम बारिश लेह के अंदर। लद्दाख की कैपिटल है बेटा लेह, और लेह में कितने परसेंट बारिश? सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर पर ईयर। एक साल में 5 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है लद्दाख के अंदर, जो कि भारत में सबसे कम बारिश है। लद्दाख इज द हाईएस्ट प्लेट्यू, हाईएस्ट प्लेट्यू है ना, यहां लिखता हूं हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। दुनिया, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा बेटा? लद्दाख का पठार है। और भारत में ठंडा मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख है, कोल्ड डेजर्ट। भारत का ठंडा मरुस्थल भी बेटा लद्दाख को कहा जाता है। तो आज के क्वेश्चन हुए बेटा कंप्लीट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, और बहुत ही जल्दी हम लाइव सेशन स्टार्ट कर देंगे अपना। पहले मैं लाइव सेशन लेने की बेटा एक छोटी सी मैं ट्रायल करूंगा, उसके बाद लाइव सेशन हम लेंगे। अगर वो सब कुछ सही रहा तो मैं डेली रात को 9 बजे आपके सामने मैं लाइव क्लास में हाजिर हुआ करूंगा। ओके, इन क्लासेस को बेटा आप लाइक और शेयर जरूर किया करो, बच्चों तक पहुंचाइए बेटा ज्यादा से ज्यादा। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नई क्लास में।